लेक्चर नंबर अच्छा जी, चैप्टर नंबर आ जाएं उस पे 20 पे। पे आ जाएं। क्या वो महीना था जब आप आए थे फ्रेश लेक्चर नंबर 1 टेक्स्ट ईयर की डेफिनेशन। मैं तो इस सब्जेक्ट में ना लुट मचा दूंगा। मैं तो ऐसा साथ साथ पढ़ूंगा कि शाम को पढ़ाने लग जाऊंगा। पेज 577। मैं तो वो। अगर आपने परचेज किए हैं हाइब्रिड में 5वीं क्लास में, तो आपके लिए ये शर्त है, चौथी सॉरी, आपके लिए ये शर्त है कि आपने जो है वो इनवॉइस होल्ड करके रखनी है और सुबह सुबह बातें करनी है। लेकिन ये शर्त है कि जब आप परचेज करें चीजें तो याद रखिएगा आपके पास बिल होना चाहिए आपके नाम का, चाचू के नाम का नहीं। ही होल्ड्स अ टैक्स इनवॉइस इन हिज नेम एंड हैविंग हिज रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अगर आप परचेज कर रहे हैं और आप होंडा हैं परचेज कर रहे हैं और आप टायर जो खरीदे हैं उनका इनपुट रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये शर्त है कि आपके पास उसका बिल हो और बिल के साथ बिल आपके नाम का हो जिसपे होंडा का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो हाइब्रिड में जल्दी बैठने पे ऑफ सच सप्लाई। और इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गैस और बिजली, और अगर गैस या बिजली आपने खरीदी है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गैस और बिजली, और अगर गैस या बिजली आपने खरीदी है तो आपके पास एक बिल होना चाहिए जिसपे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो, आपका पता लिखा हो और ये लिखा हो कि कहां पर ये कनेक्शन इंस्टॉल हुआ था। तो ये सारी बातें जो है वो लिखी होनी चाहिए। अच्छा यार वो उसको बुलाएं, पता नहीं वो ग्रे वाला एक कहीं होगा, वो एक किसी ने वापस किया था। और गाड़ी से चार्जिंग केबल भी ला दें। अच्छा भाई, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ज़रा ये और से सुनिएगा। हाइब्रिड में जो लेट आए हैं ज़रा पहले इधर देखें। आपने जो परचेज किया ना, परचेज टिक ला दो, आपने जो परचेज किया परचेज, उसके रिकॉर्ड करने के लिए एक शर्त है। सारे टेंटिव होके पहले दूसरा पैरा पढ़ें, पहला फिर मैं रिवाइज कराता हूँ। एक शर्त है परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए। अगर जल्दी से हाइब्रिड में बैठें कि इफ अ सप्लायर हैज नॉट डिक्लेयर्ड सच सप्लाई इन हिज रिटर्न। होंडा कार्स ने टायर खरीद लिया लेकिन जनरल टायर ने उसको अपनी रिटर्न में परचेज में नहीं डाला। सिंपल सी बात है। होंडा ने टायर खरीद लिया, जनरल टायर ने इसको अपनी परचेज में नहीं डाला। इफा सप्लायर लिखें, जनरल टायर आ जाए। इफा जनरल टायर हैज नॉट डिक्लेयर्ड सच सप्लाई इन हिज रिटर्न। अगर जनरल टायर ने इस सप्लाई को अपनी रिटर्न में नहीं डाला, if the supplier has not declared such supply in his return। सप्लायर कौन है? जनरल टायर। इफ द सप्लायर यानी जनरल टायर हैज नॉट डिक्लेयर्ड सच सप्लाई इन हिज रिटर्न, हाइब्रिड में इधर देखें, और ही हैज नॉट पेड द अमाउंट ऑफ टैक्स एज इंडिकेटेड इन हिज रिटर्न, और उसकी अपनी रिटर्न में जो टैक्स बन रहा है किसकी? जनरल टायर की, उसने गवर्नमेंट को वो पे, देन परचेज कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, देन इनपुट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बाय होंडा। होंडा इस इनपुट को फिर रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये जरा वो पेन आ रहा है, बाय होंडा लिख लें आप लोग, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बाय होंडा। हाँ जी, उनके लिए वो सेल होगी।
लेकिन असल में कॉन्टेक्स्ट हमारे लिए परचेज का चल रहा है ना, इन केस ऑफ परचेज मेड बाय अस। अच्छा भाई, अब जरा तसल्ली से सुनिएगा जो हजरात लेट आए हैं। होंडा एटलस कार ने अगर टायर खरीदा है तो इसको परचेज रिकॉर्ड करनी है। होंडा एटलस कार ने अगर टायर खरीदा है तो इसको क्या रिकॉर्ड करनी है? परचेज। परचेज रिकॉर्ड करने के लिए होंडा एटलस कार को कुछ बातों का क्या रखना पड़ेगा? ध्यान। जब होंडा एटलस कार कुछ बातों का ध्यान रखेगा तो उस परचेज को वो रिकॉर्ड कर लेगा। उसमें एक चीज क्या है कि होंडा होल्ड्स अ, बोलो 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 बोलो, होंडा होल्ड्स अ, इनके पास एक टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए, बिल होना चाहिए इन हिज नेम, जिसमें उनका अपना नाम लिखा हो, एंड हैविंग हिज रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसमें होंडा का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिखा हो। जाहिर बात है जनरल टायर को वो बताएगा, वो लिख के दे देगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ सच परचेज, सप्लाई से मुराद यहां हमारे लिए परचेज है ना, होंडा के लिए। और अगर हमने जनरल टायर से टायर नहीं खरीदा, हमने वापडा को बिजली का बिल पे किया, और इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ बिजली और गैस, सप्लाई ऑफ बिजली और गैस बाय वापडा, हद होगी, बाय होंडा टू होंडा, और इन केस ऑफ सप्लाई, लिख लिया करें, कुछ नहीं होता, नजर ही लग जाएगी, इसने तो बड़ी किताब में लिखा हुआ है। और इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ बिजली और गैस बाय वापडा टू होंडा, अ बिल बियरिंग हिज, एक बिल जिसपे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए, एंड एड्रेस वेयर द कनेक्शन इज इंस्टॉल, जहां पे कनेक्शन इंस्टॉल हुआ है। और अगली बात बोलें, अगर बायर ने, मैं बोल देता हूं, सॉरी, अगर सेलर ने इस सेल को अपनी रिटर्न में, हमारे लिए परचेज है, उसके लिए क्या है? पहले मैंने परचेज का लफ्ज बोला था यहां पे, सॉरी, माजरत, सेल, हाँ ये तो नहीं बोलना चाहिए था, ये तो कॉन्सेप्ट की जान लेने के बराबर है। सेल लिखें इधर, मादरत, इफ द जनरल टायर, बोले हैज नॉट डिक्लेयर्ड सच सेल इन हिज रिटर्न, यानी कि हमारे लिए परचेज है, उसको कहां डालना चाहिए? अपनी सेल में। और ही कौन? जनरल टायर। हैज नॉट पेड द टैक्स ड्यू, उसने वो टैक्स पे नहीं किया, एज इंडिकेटेड इन हिज, जो उसकी अपनी रिटर्न में लिखा हुआ था, देन परचेज कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बाय होंडा। तो ये बात देखें यहां भी लिखी हुई है, होंडा की बजाय किया के नाम से। जो परचेज किया ने अपनी रिटर्न में डाली है, अगर वो जनरल टायर सेल अपनी रिटर्न में, या किया जनरल टायर को टैक्स दे दे, यानी 1,18,000 दे दिया किया ने, और वो आगे गवर्नमेंट को जमा, तो किया उस परचेज को रिकॉर्ड, तो ये जरा एरो खींच लें, ये इन दो लाइनों की उर्दू है। तो बताएं जी, परचेज रिकॉर्ड करने के लिए शराइत। परचेज रिकॉर्ड करने के लिए एक शर्त तो हाइब्रिड में चौथी रो में दीवार उस साइड पे दरवाजे की साइड वाली, एक शर्त तो ये है कि आपके पास बिल होना चाहिए आपके नाम का, जिसपे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए, और अगर बिजली वगैरह तो उस पर भी आपका नाम लिखा होना चाहिए बिजली के बिल पे। और अगर जो है वो सेलर ने इसको अपनी सेल में नहीं डाला, या उसने टैक्स गवर्नमेंट के खजाने में जमा नहीं कराया, तो बायर को ये सजा मिलेगी कि बायर का इनपुट
डेड हो जाएगा, इनपुट या परचेज डेड हो जाएगी। अगर आप इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो इंपोर्ट्स के केस में क्या रूल है? इंपोर्ट्स के केस में माय डियर ये रूल है कि आपके पास बिल ऑफ एंट्री या गुड डिक्लेरेशन होना चाहिए। ये बिल ऑफ एंट्री तो नया लफ्ज़ है, गुड डिक्लेरेशन तो हमने पढ़ा था कि जो बंदा चीजें इंपोर्ट करते हैं बाहर के मुल्क से उसके पास क्या होना चाहिए? गुड डिक्लेरेशन। होल्ड्स का मतलब लफ्ज़ है, होल्ड के लफ्ज़ को अंडरलाइन करें। होल्ड का मतलब ये है कि आपके पास मौजूद होना चाहिए, आपके पास गुड्स डिक्लेरेशन क्या होना चाहिए? He holds a goods declaration in his name and showing his sales tax, it shall be properly cleared by custom authorities. It shall be properly cleared by। तो जब आप जनरल टायर से परचेज करने जाएं तो आपके पास जनरल टायर का दिया हुआ बिल होना चाहिए, और जब आप बाहर के मुल्क से इंजन मंगवाएं तो आपके पास क्या होना चाहिए? बोलें। हाँ जी, तो इन केस ऑफ इंजन इंपोर्टेड बाय होंडा, अगर होंडा क्या इंपोर्ट करे? इंजन इंपोर्ट करे, तो ही होल्ड्स अ बिल इन हिज नेम। नहीं, ही होल्ड्स अ बिल ऑफ एंट्री और गुड डिक्लेरेशन। बिल ऑफ एंट्री मींस चीजें पाकिस्तान में एंटर हो गई, और गुड डिक्लेरेशन का लफ्ज तो आपको समझाया था कि वो सफा जो आप हुकूमत को बताते हैं ये सामान है, भाई उससे पूछें, वो टीए से पता करें पेन मिल रहा है और चार्जिंग केबल तो लाए ना। इन केस ऑफ गुड्स परचेज्ड इन ऑक्शन, और चीजें अगर किसमें खरीदी हैं? नीलामी में। अगर चीजें किसमें खरीदी हैं? नीलामी में। तो नीलामी होते ना बड़े लेवल पे। ही होल्ड्स अ ट्रेजरी चालान, आपके पास क्या है? आगे तो पता चल गया ना आपको, जिसपे आपका नाम लिखा होना चाहिए और आपका शोइंग पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स। ओके, नीचे वाली लाइन का मतलब बता दें। देखिए, अगर आपने परचेज के पैसे एडवांस में दिए हैं तो टू क्लेम इनपुट ऑन एडवांस, टू क्लेम इनपुट ऑन, यानी अगर आपने परचेज के पैसे एडवांस में दे दिए हैं, यानी फरवरी में टायर खरीदने हैं, पैसे जनवरी में दे दिए हैं, टू क्लेम इनपुट ऑन एडवांस पेड, बायर होंडा मस्ट हैव एडवांस पेमेंट रसीद which is to be issued by जनरल टायर and will be treated as equivalent to टैक्स। इसको भी टैक्स इनवॉइस समझा जाएगा और आप परचेज रिकॉर्ड कर लें। अच्छा भाई, बात जरा गौर से सुनिएगा। जनवरी में पैसे आए, फरवरी में टायर बेचे, तो हमने क्या पढ़ा था? जनवरी में पैसे आए, फरवरी में टायर बेचे, तो नहीं मिल उसे जनवरी में पैसे आए, बोले बोले बोले, और फरवरी में टायर बेचे, तो क्या रूल लगेगा? हाँ, अर्लियर ऑफ। लेकिन ये तो सेलर के लिए है ना, जनवरी में उसने पैसे आए और फरवरी में टायर बेचे, लेकिन बायर के लिए क्या होगा? बायर के लिए भी वही, जनवरी में पैसे दिए और फरवरी में टायर आए। तो अगर आप परचेज रिकॉर्ड करना चाहते हैं जनवरी में, तो आपके पास क्या होना चाहिए? टैक्स पेमेंट रसीद, और वो बराबर समझी जाएगी किसके? टैक्स इनवॉइस के। लिखें, होंडा ने जनवरी में पैसे दिए और फरवरी में टायर आए। होंडा ने जनवरी में पैसे दिए, फरवरी में टायर आए। तो होंडा जनवरी में परचेज रिकॉर्ड कर सकता है। तो होंडा जनवरी में परचेज रिकॉर्ड कर सकता है। ये हाइब्रिड में भी लिख लें,
चौथी रो में कुछ नहीं होता। तो होंडा जनवरी में परचेज रिकॉर्ड कर सकता है 5वीं रो में। अच्छा, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? टू क्लेम इनपुट रिकॉर्ड तो कर सकता है, लेकिन क्या करें उसके लिए? ऑन एडवांस पेड। होंडा मस्ट हैव रसीद होनी चाहिए जो किसकी तरफ से बनी हो। अच्छा जी, हमारा मेन सेक्शन आज शुरू हो गया। इसका क्या नाम है बोलें? जैसे वो था ना सेक्शन 21 बिजनेस में, रिडक्शंस। तो ये परचेजेस हैं जो रिकॉर्ड करने की इजाजत, ये परचेज अगर आप कर लें तो ये परचेज आपको रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। लेट्स स्टार्ट। उसको फोन करें उस्मान को, उनको दो में से को पता होगा कहां पे है। भाई ये खबरें कहां से चल गई यार, हमारा अपना पहले सीए तो हो जाए। हमें तो आजकल जो है वो सर खुजाने का टाइम नहीं है। सर खुजाने के लिए बंदा रख लिया हुआ है माय डियर। ओके दैट्स नाइस, सर खुजाने के लिए बंदा रखा करें कोई एक दो। वो 23 खुश नसीब हाथ खड़ा करें जिन्होंने सैटरडे को टेस्ट दिया था फिजिकल क्लास। माशाल्लाह। अच्छा ये थे हाइब्रिड वाले जरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। 4th रो में बस एक, पूरी क्लास में कोई एक ही दरख्शन 10-17 होता है, ज्यादा नहीं होते। टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। A registered person shall not be entitled to deduct purchase. A registered person shall not be entitled to deduct purchase. आपको परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। आपको परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। A registered person shall not be entitled to deduct purchase या इनपुट टैक्स पेड। इनपुट टैक्स पेड का मतलब क्या है? परचेज इंटू 18% होता है वैसे इसका मतलब, लेकिन चलें, एक रजिस्टर्ड बंदे को परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। ऑन गुड्स यूज्ड इन अदर देन टैक्सेबल सप्लाई। चीजें जो आपने इस्तेमाल की अदर देन टैक्सेबल सप्लाई में, अदर देन टैक्सेबल सप्लाई में अगर आपने चीजें की इस्तेमाल, मिसाल के तौर पे अच्छा ये ना वो अभी पेन नहीं चल रहा तो मैंने लास्ट टाइम वाले नोट्स खोले हैं, तो आप लोग पेज नंबर इग्नोर करें, तो आप लोग अपना कॉन्सेप्ट समझें। तो टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड हेडिंग है, इसका क्या मतलब है बोलें? परचेज नॉट अलाउड। तो पढ़ें जी, द पहले लिख लें, जब मैं कहा करूंगा फिर लिखा करें वरना ये मिसमैच ही रहेगा हमारा। द कागज यूज्ड इन other than taxable sale made by person। ये other than taxable sale कौन सी होती है? अच्छा एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर जो है वो होली कुरान का बेचना एग्जेम्प्ट है। होली कुरान के बेचने का एग्जेम्प्ट का मतलब ये है कि अगर आप 1000 रुपए वाला कुरान बेच रहे हैं तो आप 1000 ही का बेचेंगे, लेकिन इससे दुकानदार के लिए याद रखिएगा उसका परचेज उसकी डेड हो जाती है। ये उसके लिए एक दुख वाली बात है कि उसकी परचेज क्या हो जाती है? डेड। परचेज कैसे डेड हो जाती है? मिसाल के तौर पे वो कहता है मैंने जो है वो कागज खरीदा है कुरान पाक में लगाने के लिए 200 रुपए का, 200 का कागज खरीदा, 1000 का मैंने कुरान बेचने गत्ता शत्ता लगा के। अब उसने 200 के कागज के ऊपर 36 रुपए का टैक्स पे किया हुआ, क्योंकि जब वो कागज खरीदने गया था तो अगले को 1000 कहता रहा मैंने कुरान बनाना है, उसने कहा तेरी बातों में मैं नहीं आऊंगा, तुम मुझे चुप कर बिल 236 रुपए निकालें, जाएं कागज खरीदें खरीदें, नहीं खरीदें ना खरीदें। तो 1000 रुपए का कुरान बनाने के लिए 236 के मैंने कागज खरीदे। अब सेल्स टैक्स ऐसा टैक्स है जो अगले पे बर्डन डालना होता है, अगले पे शिफ्ट करना होता है। अब मैं ये 36 रुपए का बर्डन अगले पे शिफ्ट करना चाह रहा हूं, बल्कि मैं 1000 जरब 18% 36 रुपए का 180 रुपए अगले से लेना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने तो पाकिस्तान में 1000 वाली चीज बेची ना। तो मैंने परचेज किए कागज 236 रुपए के और मैं कुरान बेचना चाह रहा हूं 1180 रुपए का, 1180 रुपीज का, लेकिन मैं बेच नहीं सकता क्योंकि कुरान की सेल क्या है? एग्जाम। इसका तरीका तो IS2 में लिखा हुआ है, वो हमारा टॉपिक तो नहीं है कि नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दो। यानी जब आप IS2 में इन्वेंट्रीज की एंट्री करो तो ये एंट्री ना करो परचेज डेबिट 200 रुपए, आप एंट्री कर लो परचेज डेबिट 236 रुपए और कैश क्रेडिट 236 रुपए, बाद में कुरान 1100 का बेच दो,
कुरान 1200 का बेच दो, सेल करने में तो मना नहीं है, आप 3000 का बेच दो, आप उसको ज्यादा खूबसूरत बना के 3000 का बेच दो, वो आपको किसने मना किया? सेल जितने मर्जी का करो। लोग बच्चे आगे क्लास के बाद क्या कहते हैं कि एग्जाम जो सेल कर रहा है बंदा, उसको तो नुकसान ही नुकसान है जिंदगी में, क्योंकि उसका इनपुट क्या हो रहा है? डेड हो रहा है, वो किसी पे ये बर्डन शिफ्ट। और एग्जाम सेल वाले का इनपुट आपको पता है हम न्यूमेरिकल के फेस पर, और भाई कोई नुकसान नहीं हो रहा, वो चीज महंगी करके बेच दे, ठीक है, नहीं वारा खाता बिजनेस बंद कर दे, इसमें क्या मसला है? तो एक बात याद रखिएगा, जो बंदा एग्जेम्प्ट सेल करता है उसका इनपुट क्या हो जाता है? डेड। अब जरा फिक्रा पढ़े, कोई रिदम बन रहा है। द कागज, बोले, यूज्ड इन एग्जेम्प्ट सेल ऑफ कुरान मेड बाय बिजनेसमैन। तो ये कागज का इनपुट क्या हो जाएगा? बोले, डेड हो जाएगा। और आप लोगों को तो वैसे ही पता है न्यूमेरिकल के फेस पे जो तीसरी लाइन आती है, टैक्सेबल एट 18, टैक्सेबल एट 0 और एग्जेम्प्ट सेल का इनपुट हम डेड ही करते हैं, उस सवाल के फेस पे कहां माइनस करते हैं। नोट कर लिया? तो गुड्स को अंडरलाइन करके क्या लिखा है? कागज। मैसेज करके मुझे बता दें। सर उमैर के पास एक पड़ा होगा बैकअप, वो मंगवा दें। यूज्ड इन एग्जेम्प्ट सेल ऑफ होली कुरान। नेक्स्ट, अच्छा भाई अगली बात तो आसान सी है ना। एनी अदर गुड स्पेसिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट किसी परचेज को डेड कर दे तो वो परचेज मर गई, परचेज मर गई। अच्छा जी, गुड्स ऑन विच एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्स इज पेड इन एडिशन टू नॉर्मल टैक्स एट 18%, इन एडिशन टू नॉर्मल टैक्स एट 18%। ऐसी चीजें जिन पे क्या पे कर दिया गया है? एक्स्ट्रा टैक्स। अच्छा प्लीज, आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सारे रिवीजन किए और सारा करके आए हैं, आई रियली अप्रिशिएट। उसमें एक बात मैंने आपको याद करानी थी, आपको तो वैसे याद होगी, मैं अपने लिए बस कर रहा हूँ कि फर्दर टैक्स तो ये होता है ना कि आपने जो है वो चीज़ बेची है बुरे बंदे को, होंडा ने चीज़ बेची है बुरे बंदे को, तो इस पे क्या होगा? फर्दर टैक्स। एक होता है एक्सेस टैक्स कलेक्टेड, वो पता है ये होता है कि आपने 100 रुपए वाली चीज किसी को गलती से 120 की बेच दी। जागते रहना बायों, 3:30 रहना। कितने बजे सोयो? सोए थे रात को? हाँ, क्या करें भाई के साथ यार, 12 बजे सो के इनको नींद आ रही है। मैं फजर पढ़ के सोया हूँ, किसी वजह से कुछ कहीं जाना पड़ गया था। मैंने आपको शो किया कि मैं रात जागता रहा हूँ। हाँ, तो कौन क्या पढ़े थे? टैक्स की क्लास? हाँ अच्छा भैया, इनकम टैक्स न्यूमेरिकल बिजनेस का चल रहा था, डेफिसिएंट की एडजस्टमेंट थी। अच्छा हाँ, अच्छा मेरे भाई मुझे ये बताएं, जरा सोच के बताना है आप लोगों ने। एक हम पढ़े थे एक्सेस टैक्स, और बोले 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 एक हम पढ़े थे फर्दर टैक्स। ठीक है, फर्दर टैक्स ये होता है माय डियर कि आपने सेल की है बुरे बच्चे को, हाँ, तो उसको 100 वाली चीज कितने की बेच दें? 122 की बेच दें। एक हमने पढ़ा था एक्सेस टैक्स, वो ये कि 100 रुपए वाली चीज गलती से आपने 120 की बेच दी, तो 100 रुपए वाली चीज अगर गलती से 120 की बेच दी तो 2 रुपए एक्सेस टैक्स है, वो गवर्नमेंट के खजाने में हमने कहा था जमा करा दे। भाई एक पढ़ा था एक्स्ट्रा टैक्स, उसके बारे में लिखवाया मैंने कुछ नहीं था, वो आमतौर पे हार्मफुल गुड्स के ऊपर आप पे करते हैं। अब आपने कोई हार्मफुल गुड्स खरीदी जिस पे आपने टैक्स पे किया 18, 19, 20, 21 रुपए टैक्स पे किया। 100 रुपए वाली चीज आपने कितने की खरीदी? 100। तो ये जो एक्स्ट्रा टैक्स है ना, ये आपने पे तो कर दिया, गवर्नमेंट के खजाने में चला भी गया, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एक्स्ट्रा टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं है। अब बताएं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आउटपुट में से जब इनपुट माइनस करेंगे तो सारा इनपुट माइनस करेंगे या पुराना नॉर्मल वाला जो एक्स्ट्रा पे की है वो माइनस करने की इजाजत नहीं है। एनओटी कर लें, ये क्या है? 3 बोले एक्स्ट्रा, ये माइनस करने की इजाजत नहीं है।
इसमें मुझे मैसेज नहीं करा देना चाहिए था, मैं जरा थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ आज, और लेकिन आप लोगों के फ्यूचर के साथ नहीं खेलना होता ना कॉलेज वालों ने, लेकिन अब नहीं फिर खेल लेते हो, हाथ दोगे, मैं खुद को पेश करे, सर ये मेरा फ्यूचर सर, प्लीज प्ले विद इट सर, हाथ दो, इट्स द हाइट ऑफ एनीथिंग। ओके, अब मुझे ये बताएं जल्दी से, 3 परचेजेस बता दें जो रिकॉर्ड करने की सिरे से इजाजत ही नहीं है। परचेज ऑफ कागज, बोले बोले बोले, यूज्ड इन अदर देन टैक्सेबल सेल, यानी यूज्ड इन एग्जेम्प्ट सेल। और दूसरा बोले, ये छोड़ें, ये आसान है, द गुड्स, ये गिनी चुनी गुड्स होंगी, द गुड्स ऑन विच एक्स्ट्रा टैक्सेस इन एडिशन टू, मुजफ्फर हैज परचेज गुड्स बाय पेइंग ₹120, इसमें 21 में 3 क्या है, इन विच 3 इज द एक्स्ट्रा टैक्स, हिज आउटपुट इज 70, वही जो आपको सॉल्व करके दिया न्यूमेरिकल, सो हिज टैक्स लायबिलिटी विल बी 70 माइनस 18, ना कि 70 माइनस 21। भाई इसको कहते हैं ना, वो लोग मारेंगे भी और पानी भी नहीं देंगे, यानी कि देखें, बस जब आप चीज खरीदेंगे तो आपको 21 देना पड़ेगा, या आपको मार पड़ी, और जब माइनस करने की बारी आई तो ये 3 माइनस भी करने, तो मारेंगे भी और पानी भी नहीं देंगे। ओके, वो लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कभी किसी से किया, बचपन में जरा कोई 2-4 लड़कों हुआ हो कभी बचपन में। अच्छा जी, आज हमने सीए करना है, आज हमने क्या करना है बेटा, सीए करना है। ये पॉइंट हम ऑलरेडी, ये लास्ट सेशन में तो कल पढ़ा था, आज तो हमने आज ही पढ़ा है, ये पॉइंट अभी थोड़ी देर हम पढ़ के आए हैं, बता दें ये कौन सा पॉइंट है, अभी जो पढ़ के आए हैं कि मैंने गुड फेथ में जनरल टायर को 1,18,000 दे दिए, मैंने जनरल टायर को 1,18,000, और आगे बोले फिर क्या हुआ, जनरल टायर ने ये 18,000 गवर्नमेंट के खजाने में पे, जरा ट्राई करें पढ़ने की, द टायर, लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है द टायर, इस पॉइंट सीए के ऊपर लिखो द टायर, द टायर, वो नहीं डंडे से घुमाते हुए जा रहे होते बच्चे, वो वाला, द टायर ऑन विच, कभी बैठ के देखें उस पर, द टायर ऑन विच सेल्स टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड, या हाइब्रिड में उठा दें, सीए कराएं, सेल्स टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी बाय जनरल टायर, जनरल टायर को हम कहते हुए कि तुमने हमसे 1,18,000 लिया है तो 18,000 गवर्नमेंट को जमा करा दो, उसने क्या तो हमारी परचेज डेट हो जाएगी। अच्छा, इस पे वैसे लोग एतराज भी करते हैं कि ये लोग हमारी परचेज डेट कर रहे हैं, असल में हमारी परचेज डेट करने की कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि हमने तो जनरल टायर को अच्छा बच्चा समझा था, हुकूमत कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने उसको अच्छा बच्चा समझा था, गड़बड़ इज गड़बड़। तो पॉइंट सी, अच्छा आज हम जरा एडवांस लेवल की एक करेंगे चीज, CAA, ये CA का भी बाप है, आज इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, आए मेरे साथ करें जी, CAA, फिर आगे ये भी आ रही है कोई, CAA ये है कि परचेज फॉर विच मसला इज इंडिकेटेड बाय क्रेस्ट, क्रेस्ट ना एब्रीविएशन है किस चीज का, वो छोड़ें, FBR के कंप्यूटर सिस्टम को कहते हैं, परचेज फॉर विच मसला इज इंडिकेटेड बाय क्रेस्ट, FBR का कंप्यूटर सिस्टम, देखिए 2 किताब में लिख दूं ऊपर, FBR का कंप्यूटर सिस्टम, खुद लिख लेते हैं, ठीक है, मैं फिर अम्मी मैं खुद ही बर्तन धो लेता हूँ, जी अम्मी जाएं, और खुद मोबाइल यूज, खुद बड़ा कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा होता है। परचेज फॉर विच डिस्क्रिपेंसी मसला इज इंडिकेटेड बाय क्रेस्ट, ऐसी परचेज जिसपे FBR के कंप्यूटर सिस्टम ने मसला शो कर दिया। अच्छा, ये बड़ा जेन्युइन होता है आजकल, ये क्यों जेन्युइन, यार सही वाला डंडा नहीं हमारे पास, ये बड़ा जेन्युइन होता है आजकल। असल में होता ये है कि आप जो है वो परचेज करते हैं होंडा एटलस कार वाले जनरल टायर से टायर, होंडा एटलस कार वाले परचेज करते हैं, और परचेज करने के बाद सिस्टम में डालते हैं उस परचेज को,
और थोड़े नीचे से अंग्रेजी लिखते हैं, आई हैव परचेज टायर्स फ्रॉम जनरल टायर, बिल नंबर डालते हैं, डेट डालते हैं, सब कुछ डालते हैं। लेकिन क्रेस्ट कहता है इट इज नॉट योर परचेज। आप कंप्यूटर सिस्टम के सामने खड़े हो गए, हाँ क्यों, ऐसा क्यों है? तो ऑब्वियसली भाई कंप्यूटर सिस्टम आपको ये जवाब देता है कि भाई अभी तक जो है ना जनरल टायर ने इसको अपनी सेल में नहीं डाला। वो टैक्स कैलकुलेशन करते हुए ना सेल में डालना भूल गए, पता नहीं क्या वजह बनी है, उनको फोन करके जरा याद करा दो वो किस में डाल दें, अपनी। इसलिए आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे रिटर्न्स जमा कराना सबके लिए इलेक्ट्रॉनिकली बाइंडिंग है। तो सेल्स टैक्स में मैनुअल रिटर्न जमा नहीं होती, सेल्स टैक्स में रिटर्न कैसे जमा होती है? तो जैसे ही होंडा एटलस कार वाले दावा करते हैं कि ये मेरी परचेज है और फलां टायर मैंने खरीदे थे उससे, तो अगर जनरल टायर ने अपनी सेल में शो नहीं किया होता तो फिर दिस मसला इज इंडिकेटेड बाय क्रेस्ट। क्रेस्ट इस मसले को आइडेंटिफाई कर देता है। क्रेस्ट कहते हैं भाई ये तो बहुत बड़ा मसला है। और परचेज फॉर विच इनपुट इज नॉट वेरीफाइबल इन द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में इनपुट वेरीफाई नहीं हो रहा, मतलब लिखें इस बात का, पता ही नहीं चल रहा कि इंपोर्टर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर वगैरह ने कहीं टैक्स पे किया है, यानी सारे लिए जा रहे हैं टैक्स, गवर्नमेंट को दे ही नहीं रहे। पता ही नहीं चल रहा कि इंपोर्टर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर वगैरह ने हमसे लिया हुआ टैक्स गवर्नमेंट को पे किया है या नहीं। ये बात पता ही नहीं चल रही। ओके आगे चलें। इसको कहते हैं इनपुट इज नॉट वेरीफाइबल इन द सप्लाई चेन। का मतलब ये है यानी कोई बंदा चेन में मान ही नहीं रहा। सप्लाई चेन क्या होती है, मैंने आपको बताया था। सप्लाई चेन यानी सबसे पहले इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर होता है, फिर आगे जो है होलसेलर, डीलर और वो सारे। अच्छा, पॉइंट नंबर डी, फेक इनवॉइस। फेक इनवॉइस रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। जाहिर बात है 2 नंबर बिल है, तो आपने कोई टायर का 2 नंबर बिल डाल दिया कि मैंने जो है वो टिंकू टायर से चीजें खरीदी हैं, बाद में पता चला पाकिस्तान में टिंकू टायर है ही नहीं, आपने परचेज बिला वजह बढ़ाई अपनी। पॉइंट नंबर ई, परचेजेस मेड बाय होंडा, परचेज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय बोर्ड। तो किसी बंदे ने कोई परचेज की, रॉयल फैन का ऑडिट स्टार्ट हुआ, इट रिफ्यूज, तो अपनी अंग्रेजी नहीं पढ़ी जा रही, इट रिफ्यूज टू शो रिकॉर्ड्स। इसने रिकॉर्ड दिखाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अगर ऑडिट शुरू होता रिकॉर्ड दिखाएं ना कि मैंने पंखे कितने बेचे हैं और पंखा बनाने के लिए रॉ मटेरियल किससे लिया था, लोहा किससे लिया था, तारें किससे ली थी, स्विच किससे लिए थे, आप अपने रिकॉर्ड दिखाएं। उन्होंने अपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दिया। इनकी सारी ही परचेज डेड हो जाएगी, चाहे उनके जेन्युइन बिल भी इनके पास पड़े हों। पड़े हैं तो दिखाएं, फिर दिखा रहे नहीं। तो वो बंदा जो अपना ऑडिट के दौरान क्या दिखाने से इनकार कर दे, उसकी परचेजेस चाहे जेन्युइन भी हों, उन पे बिलों पे उसका नाम भी लिखा हो, गवर्नमेंट के खजाने में टैक्स भी पहुंच गया हो, फिर भी आपकी परचेज डेड हो जाएगी, क्योंकि आपने सब कुछ किया तो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप दिखाने से इनकार कर रहे हैं। ठीक है, आप शरीफ तो हैं लेकिन फिर भी अब्बू कह रहे हैं बेटा जरा मोबाइल दिखाओ, आप दिखाने से इनकार करें, शक तो होगा, पुत्र पासवर्ड खोल नहीं, अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं, पासवर्ड नहीं खोलना आपको जान लेने में। बाकी भाई ऐसा होना चाहिए आपका मोबाइल, ये देखो यार मैं तो पासवर्ड खोल के आपको दे दिया, जो मर्जी देख लो। ठीक है क्या, तो बस पढ़ें जी, रॉयल फैन नोट कर लें पहले। जो बंदा क्या दिखाने से, देखें ये बंदा शायद ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन जब खुद ही शो नहीं कर रहा चीजें तो लोग तो शक करेंगे इस पे।
बदनामी को तो ये खुद बुला रहा है, बदनामी इधर आना, बदनामी आई। ओके अच्छा जी भाई, इधर इधर आओ ना, इधर। तो जो बंदा दौरान ऑडिट बोले, बोले ना दौरान ऑडिट क्या दिखाने से इनकार कर दे तो क्या सजा मिलेगी? परचेजेस मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय बोर्ड। यहां रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? रॉयल फैन। अच्छा भाई ये तो रेपिटेशन है ना, पॉइंट एफ। कागज एंड सर्विसेज को ब्रैकेट में ले लें, ये एंड सर्विसेज को ब्रैकेट में ले लेना, इनको उठा दें, ये इधर एंड सर्विसेज को ब्रैकेट में लेने को मैंने कहा है। पता नहीं किस धुन में क्लास ले देते हैं आप लोग, कुछ क्लास लिया करें, क्लास लेने आए तो। गुड्स नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल सेल मेड बाया, तो भाई ये तो रेपिटेशन है ना, गुड्स वही कागज, एंड नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल सेल का क्या मतलब है? एग्जेम्प्ट सेल मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, ताज कंपनी रजिस्टर्ड पर्सन मिसाल के तौर पे। लेकिन वो अगर होली कुरान बेचे तो फिर तो एग्जेम्प्ट होगी सेल। अच्छा जी, एक सवाल हमने किया था कि सीमेंट हमने परचेज किया था मैनेजिंग पार्टनर का बंगला बनाने के लिए, तो भाई बिजनेस की परचेजेस रिकॉर्ड करने की इजाजत है या पार्टनर या घर की पर्सनल परचेज भी रिकॉर्ड करने की इजाजत है? गुड्स एक्वायर्ड फॉर पर्सनल और नॉन बिजनेस कंजम्पशन, तो ऑब्वियसली लिख लें आगे, इट इज नॉट अ बिजनेस परचेज, इट इज नॉट अ। ये कौन सी बिजनेस के लिए परचेज किया आपने? ये तो आपकी अपनी कौन सी परचेज है भाई? जाती परचेज है, ये तो आपकी जाती परचेज है, ये तो रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। ओके नेक्स्ट, पॉइंट नंबर जी, एच। अच्छा भाई एच पॉइंट के लिए जो है वो आप आए अपनी किताबों में अगले सफ़े पे, उससे अगला है मेरे ख्याल से, अगला ही है, चलें जो भी है बस। अच्छा भाई हमने पॉइंट ए पढ़ा था आज और सी ए पढ़ा है, तो ऐसा रॉ मटेरियल खरीदा हो यानी कागज जो एग्जेम्प्ट सेल में इस्तेमाल हुआ, तो इस रॉ मटेरियल की परचेज पर इनपुट माइनस नहीं कर सकते, कागज वाली मिसाल है। और आज हमने सेक्शन 8 में सी पढ़ा है, जैसे ऐसी परचेज जिसको जनरल टायर ने अपनी सेल में नहीं डाला, इसको किया परचेज में नहीं डालेगा। फिर हमने पॉइंट एफ पढ़ा है जो सेम एज ए था। अब हम क्या पढ़ने लगे हैं? पॉइंट नंबर 8। अच्छा मोहतरम, ये है दीवार, ये आपको क्या नजर आ रही है? दीवार। ये इसमें अनारकली है जिसको चुनवाया गया था, सुना हुआ आप लोगों ने? जिंदा अनारकली को जो है वो दीवार के अंदर चुनवा दिया गया था। बेटा आप कहाँ थे उस वक्त? आपको तो मदद करने जाना चाहिए था, सो रहे थे। आपके दादा अबू तो जिंदा थे, खड़े हो जाओ। आपके परदादा तो जिंदा थे, वो कहाँ थे उस वक्त? अच्छा जी, तो अब ये जो अनार डॉलेंस की ये फैक्ट्री है और डॉलेंस की फैक्ट्री में ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में जाहिरी बात है बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा,
मतलब बताने का मकसद ये है कि दीवार के अंदर इस्तेमाल हुआ हुआ है। ये अनारकली को बताने का मतलब ये है, यानी ये याद रहे, ये बिल्डिंग मटेरियल ईंटें वगैरह कहाँ इस्तेमाल हुई होंगी? दीवार के अंदर। जाहिर बात है अनारकली की वजह से मटेरियल फिर कम इस्तेमाल हुआ होगा, इसने भी जगह ली होगी। अजीब बातें करते हैं क्लास में। अच्छा, इसके बाद अंडरग्राउंड इसके बाद अंडरग्राउंड वायरिंग भी हुई हो। पता नहीं लिखा हुआ किताबों में, हो सकता है स्टोरी हो ना हो, उसको कितनी वीडियो तो बनाई नहीं थी कि पता चल जाता। तो अब मुझे ये बताएं, इसके अंदर अनारकली के अंदर वायर्स केबल्स नहीं, वैसे मैं कह रहा हूं कि दीवार के अंदर अंडरग्राउंड वायरिंग तो होती है ना, ठीक है। कई दफा आप हैरान होते हैं, ये पंखे का स्विच, पंखा, वो तार किथे, ਇੱਥੇ स्विच ਉੱਥੇ पखा चल गया, तार ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ आ रही है ना भाई। तो वायर्स एंड केबल्स भी अंडरग्राउंड होती हैं, दीवार के अंदर होती हैं। इसी तरह जो पेंट है वो हमने थोड़ा सा आपको पता है बाहर रखा है दीवार के, तो पेंट जो है वो दीवार के बाहर है, अजीब सा पेंट है। तो ये जितनी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं डॉलेंस की फैक्ट्री में, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह, इस सब पे अगर आपने परचेज के मौके पे टैक्स पे किया हो तो ये परचेज आपकी डेड होगी, क्योंकि ये चीजें अपनी जात में बिल्डिंग हैं, अपनी जात में इनका नाम मशीन। लेकिन उसी फैक्ट्री के अंदर अगर आपने ये देखिएगा 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 उसी फैक्ट्री के अंदर अगर आप मशीन खरीद लें, 1 करोड़ वाली मशीन 1 करोड़ 18 लाख में, 1 करोड़ वाली मशीन 1 करोड़ 18 लाख में, तो मशीन का इनपुट, इनको उठा इधर देखें, इनको कहीं इधर देखना है, इधर देख के सीए करें। तो मशीन का इनपुट माइनस करने की सिमिलरली अगर आप रॉ मटेरियल खरीदें, जाहिर बात है डॉलेंस वाले तो रॉ मटेरियल खरीदेंगे एसी बनाने के लिए, डॉलेंस वाले फ्रिज बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसकी परचेज पे आपको इनपुट अलाउ हो जाएगा। लेकिन जो फैक्ट्री के अंदर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी परचेज आपकी रिकॉर्ड होगी या डेड हो जाएगी? लेकिन एक बात याद रखिएगा, पहले बाल सेट कर लो क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बाल सेट किए बगैर समझ नहीं आएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर यही केबल्स आपने खरीदी हैं बेचने के लिए, फिर तो ये बिल्डिंग नहीं है ना, फिर तो ये जिसने केबल्स खरीदी हैं उसके लिए स्टॉक है, फिर वो परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत है, फिर वो परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत है। गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल और रीसेल, ये इस तरफ मैं बाद में आता हूं। अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये अल्फाज कई दफा आगे पीछे लिखे होते हैं तो इसके ऊपर 1 लिख लिया करें, इस पे 2, यानी घर में पहले ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे। अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल घर में पढ़ेंगे, मैं घर में पढ़ूं। अगर अल्हम्दुलिल्लाह भाई बहुत दिन थोड़े रह गए हैं, आप घर के अंदर पढ़ते हैं मुझे पता है, और लाइट चले जाए तो स्ट्रीट लाइट। अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल तारें, पाइपें, पेंट इसलिए है कि वो आगे बेचते हैं, दीवार के अंदर नहीं लगाते, आगे, या इनकी दो, यानी इनकी नहीं, 2 कान नहीं माय डियर, वो 2 कान होते हैं, ये दुकान है, यानी इनकी दुकान है। तो परचेज पर इनपुट पहले लफ्ज पढ़ेंगे, अब इनपुट अलाउ है, तो परचेज पर इनपुट। तो भाई क्या मैं ये कह सकता हूं कि तारों की परचेज डेड है? नहीं 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 नहीं, हाइब्रिड वालों, नहीं 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 नहीं, ये नहीं कह सकता कि तारों की परचेज डेड है। तारें गई कहां? ये साल है, ये नहीं तारों की तारें गई कहां? तारें गई कहां? अगर तो अनारकली के साथ साथ हैं, अगर तो अनारकली के साथ साथ लिपट रही हैं, तो फिर तो ये परचेज डेड है, क्योंकि अनारकली दीवार में है। मतलब यहां अनारकली मकसूद नहीं है, ये बात समझाना मकसूद है कि दीवार के अंदर है। तो फिर तो ये मटेरियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, फिर तो ये परचेज क्या होगी? डेड। लेकिन अगर भाई हमारी तारे खरीदने की दुकान है, यानी सुबह सुबह ही हम कहते हैं भाई ताज़ा ताज़ा तारे खरीद लो, ताज़ा कल ही फैक्ट्री से आई है, ताज़ा तारे हैं, तो अगर हमारा ये काम है तो फिर तो ठीक है। और अगर हम तारें कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी इस्तेमाल नहीं कर रहे और तारें हम बेच भी नहीं रहे,
बल्कि तारे हम किसी चीज में डाल के वो चीज बेच रहे हैं, जैसे एसी वगैरह, तो फिर तो वो तारे रॉ मटेरियल है, फिर तो वो बिल्डिंग का पार्ट ही नहीं बनी, फिर तो उनकी परचेज भी अलग हो जाएगी। हाँ, यहां क्या लिखा होना चाहिए था शुरू में? हाँ, अगर तारे पाइपें पेंट इसलिए लिया कि एयर कंडीशनर जो बनाकर बेचना है उस में लगाएंगे, सुबह सुबह गाड़ी चला के आए हो ना, इसलिए उसमें लगाएंगे। तो माय डियर बोले 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 इनपुट अलाउ हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत है। तो भाई चीजें अच्छी बुरी नहीं होती, उनका इस्तेमाल अच्छा बुरा होता है। मैं कह रहा था कि चीजें अच्छी बुरी नहीं होती, उनका इस्तेमाल। तो तारें अपनी जात में अच्छी बुरी नहीं है कि तारों का इनपुट डेड है, पेंट का इनपुट डेड है, या ईंट बजरी सीमेंट का इनपुट डेड है। सवाल ये है कि ये इस्तेमाल कहाँ हो। तो अगर ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे चीजें इस्तेमाल हो रही हैं तो फिर ये मशीन नहीं है, फिर इनका नाम है बिल्डिंग। ज़ाहिरी बात है, तारें सब कुछ बिल्डिंग, ये सारी एंट्री याद रखिए अकाउंटिंग क्लास में, ये बिल्डिंग के अकाउंट में जाती है। बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, ये बिल्डिंग के अकाउंट में। अच्छा, तो क्लियर हो गया जी। पेंट की एंट्री भी यही टीचर कराते हैं, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, अगर पेंट ने एक साल से ज़्यादा का फायदा देना है। अच्छा, शुरू वाला पेंट, बाद वाले पेंट की तो अच्छा। अब मेरे डियर मुझे ये बताएं, पॉइंट नंबर कौन सा है? एच। ऑब्वियसली आपकी किताब में जरा एंड पे लिखा हुआ है, मैंने लास्ट टाइम वाले सफ़े खोले में, माजरत। पॉइंट नंबर एच, गुड्स यूज्ड, नहीं, इसको आपने घर में पढ़ना है आइन, जोर लगाएं जरा, इसको घर में आपने पढ़ना है आइन। इन भाई जोर लगा के आइम। मीम कहां से आ गया? चपेड़। एन आइन। अनारकली को सोच के बोलो। हिन हिन हिन। ये तो अजीब ही प्रोग्राम था भाई। गुड्स यूज्ड इन, ये ख्वाब आएगा रात को आपको। गुड्स यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पे हमने कहा कौन कौन सी चीजें होती हैं अंदर, हम तो कभी गए नहीं, तो बाजी को पता है जो अंदर है, हमें क्या पता अंदर क्या है। कहते हैं, मैं बताता हूँ। गुड्स यूज्ड, हमने कहा बताओ अंदर क्या क्या है। कहते हैं सच एज बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पेंट, इलेक्ट्रिकल, पाइप्स, वायर्स एंड केबल्स, और उसकी चूड़ियां वगैरह जो भी उसने पहनी हुई थी। तो ये सारी चीजें बोले क्या है? गुड्स यूज्ड, इनकी परचेज क्या है? ऊपर से मिला के पढ़े डेड। आपको पता है बट सब माशाल्लाह हर जगह आ जाते हैं, रिस्पेक्टेड बट। बट का क्या मतलब है? लेकिन ये तीन चीजों की परचेज रिकॉर्ड करने की, लेकिन ये तीन चीजों की परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत है। कविता प्रोटोकॉल दिया आपको? नहीं दिया, ठीक है, चलो आइंदा नहीं इंशाल्लाह दूंगा। बट एक्सक्लूडिंग, दूसरी मिसाल पढ़ें, गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल और रीसेल। ये तार की दुकान है, तार की दुकान है, बताने के बावजूद भी जिसने वाव लिखा है बीच में वो बंदा आइडेंटिफाई करें। तार के दुकान है, तो तार की क्या है? बोले दुकान है। या गुड्स एक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, इसकी मिसाल नीचे लिखी हुई है ना उर्दू में। आपने तारें क्यों खरीदी हैं? एसी बनाने। अच्छा, होंडा एटलस कार अगर तारें खरीद ले गाड़ी में लगाने के लिए, वो जरा बताएं कहाँ आएगी?
ये होगा ना, गुड्स आर यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स आर एक्वायर्ड फॉर सेल। नहीं, होंडा तो नहीं तारे में, होंडा की तारें हैं, होंडा की तारें हैं, बड़ी अच्छी तारें हैं, ये कभी सुना नहीं। तो गुड्स आर यूज्ड, गुड्स आर एक्वायर्ड फॉर इन द प्रोडक्शन ऑफ। दो बातें हो गई, आप एज इट इज तारें बेच दें खरीद के, या आप तारें किसी चीज में लगा के वो चीज बेच दें, दोनों सूरतों में परचेज अलाउड है। लेकिन अगर आप तारों को दीवार में लगा दें तो बोले फिर परचेज अलाउड नहीं है। अच्छा, असल में ना इस सारे के पीछे ना एक थीम भी है, जो लॉजिक है। लॉजिक जरा याद रखिएगा, लॉजिक इन सब के पीछे ये है कि असल में ये जो डॉलेंस वाले हल कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल को एज ए एंड कंज्यूमर, इन्होंने कंस्ट्रक्शन मटेरियल को इस्तेमाल कर देना है, बाद में वो स्क्रैप हो जाना है, दीवार टूट जानी है कभी ना कभी, इन्होंने आगे बेचना नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली तारे वगैरह ये लोग दूसरे लोग जिनकी दुकानें हैं वो आगे चीज़ों को क्या करते हैं, बेचते हैं। चलिए छोड़ें, ये लॉजिक देने की ज़रूरत नहीं थी, मैं अपनी लॉजिक वापस लेता हूँ। अच्छा, कई दफ़ा आपने देखा होगा सड़क पे जाते लिखा होता है तैयार कफन, यानी ये नहीं कि आपने कपड़ा लेके जाके कैंचियाँ लेके काटना है, वो बस तैयार है, उस बंदे को अंदर डालना है, बस लेके रख लिया, ले लिया है अपना ले लेते हैं। ठीक, कब तक लोगे? एक मेरे लिए भी ले आना, तैयारी अभी से कर लेना, रोजाना देख लिया करेंगे, शायद इसी से कोई फर्क पड़ जाए, वैसे तो पड़ नहीं रहा। बोलो, सही कह रहे हैं ना? आपका भी यही मसला है, मेरा भी यही है। ले लें, किस ब्रांड का लेंगे आप? जी डॉट, हद होगी। अच्छा, अब माय डियर मुझे ये बताएं, एक होती हैं तैयार छतें, एक क्या होती हैं? तैयार छतें। ठीक है भाई, अपने लिए लेके जाने, वो घर में बड़ों के लिए ना ले जाइएगा, वो परेशान हो जाएंगे, पुत्र नो की होगी। अपने अमल से दूसरों को शो करें कि मैं तैयारी शुरू कर दी है। अच्छा, आप कहें कि जी इसमें तो अच्छा, बट एक्सक्लूडिंग, ये फाइफो तो नहीं है, फाइफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये चलता है अल्लाह की तरफ से, परदादा पहले जा रहे हैं फिर दादा जा रहे हैं। अच्छा जी, बेटी डबरी हाथ दोगी भाईजान, लाइफो भी चल रहा है आजकल, तेरी प्रोग्राम लाइफो चल रहा है आजकल तो कई जगह। अच्छा, बट एक्सक्लूडिंग प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स, जिन लोगों का तैयार छतों का काम है, तैयार छतों में वो इतने से स्लैब होते हैं, कुछ मिसाल के तौर पे 5 बाय 5 6 बाय 6 फुट के, वो स्लैब तैयार आपको करके देते हैं, कबर के लिए नहीं, छत पे डालने के लिए स्लैब तैयार करके देते हैं। तो जिनका तैयार छतों का कारोबार है, उन्होंने भी तैयार छतें फॉर सेल ली हैं, तो इसलिए उनको परचेज रिकॉर्ड करने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने इसको अपना कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं बनाया, उन्होंने इसको आगे बेचना है। तो बड़ा बड़ा करके लिखें, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स एक्वायर्ड फॉर सेल, आपने किस लिए खरीदी है आगे, तो वो तो यही नीचे वाली बात ही फिर बन गई, अलग से बताने की जरूरत नहीं थी। प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स एक्वायर्ड फॉर सेल। अच्छा जी, पॉइंट नंबर आई या आई तो कितने गई सी सोने। अच्छा, पॉइंट नंबर आई, मोहतरम, भाई मैं मोहतरम कहता हूं, आप देखते नहीं हो, सेकंड लास्ट रो, मोहतरम, अब हम डॉलेंस वालों के एडमिन ऑफिस तक चले गए, बात बढ़ गई है भाई, घर तक नहीं जा रहा। पहले हम इनकी फैक्ट्री में थे, अब हम कहां चले गए? इनके एडमिन ऑफिस में। ठीक है ना, आराम से मोबाइल इस्तेमाल करें, एडमिन ऑफिस में। अब हम इनके कहां चले गए हैं भाई? एडमिन ऑफिस में। एडमिन ऑफिस में हमें नजर आए पंखे, हमें नजर आई घड़ियां, हमें नजर आया गीजर, हमने गर्म किया खाना, हम बैठे जनरेटर पे, कुर्सी बैठ गई, तो ये सब कुछ हमने देखा एडमिन ऑफिस में। ये कहां देखा हमने?
भाई ये जो एडमिन ऑफिस में चीज़ें पड़ी हुई हैं ये अपनी ज़ात में मशीन नहीं है या रॉ मटेरियल नहीं है। असल में इन चीज़ों के अतबार से हम एंड कंज्यूमर हैं, हमने ये इस्तेमाल करके फेंक देनी है एडमिन ऑफिस से। बहरहाल ये तो मैं लॉजिक देता हूँ, लॉजिक छोड़ेंगे भाई, ये चीज़ें मशीन और रॉ मटेरियल नहीं है। इसलिए माय डियर एडमिन ऑफिस में आपको क्रॉस ही क्रॉस नज़र आ रहे होंगे। क्रॉस मीन्स इनपुट इज नॉट अलाउड। ये सारी परचेजेज आपकी डेड हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपको मैंने अक्सर बताया फिक्स्ड एसेट की परचेज पे 18% लगाना ही नहीं करना हमने, सिर्फ किसकी परचेज पे 18% लगाया करना है, मशीन की। वजह ये कि चीज़ें हमने आगे हाँ अगर हमारी हाउएवर इफ अबव आइटम्स आर नॉट यूज्ड इन ऑफिस, लेकिन ये आइटम्स अगर दफ्तर में यूज़ नहीं हो रहे, अभी तो कहाँ यूज़ हो रहे हैं, दफ्तर में। और अकाउंटिंग की टीचर ने इनको कहाँ शो किया होगा, पीपीई में या स्टॉक में? ये भी एक लॉजिकल सी बात है ताकि आपके जहन में रहे। अकाउंटिंग की टीचर ने इनको कहाँ शो किया होगा सबको? तो जब अकाउंटिंग की टीचर ने पीपीई में शो किया हुआ है तो इफ दीज आइटम्स आर नॉट यूज्ड इन ऑफिस, लेकिन अगर ये पीपीई में शो ना हो और ऑफिस में दफ्तर में यूज ना हो रहे हो, बट रादर दे आर बॉट फॉर, देन तो एक बंदे की अगर ओवन बेचने की दुकान है तो वो अपनी परचेज पे भी 18 लगाए, सेल पे भी 18 लगाए। लेकिन अगर मेरा एसी बेचने के लिए फैक्ट्री बनाई हुई है मैंने, तो फिर जो मेरे एडमिन दफ्तर के अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये मेरी परचेज डेड होगी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने बेचने के लिए रखी हुई हैं या ये चीज़ें मैंने इस्तेमाल के लिए रखी हुई हैं, इस्तेमाल के लिए रखी हुई हैं। और ऑब्वियसली अकाउंटिंग की क्लास में मैं फिर इनको पीपी कराऊंगा और डिप्रिशिएट कराऊंगा, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है जो ओवन की दुकान वाला है वो इनको पीपी नहीं कहता होगा, वो इन चीज़ों को क्या कहता होगा, स्टॉक, क्योंकि उसकी तो दुकान है इन चीज़ों की। पढ़ें पॉइंट नंबर कौन से, आई। व्हीकल्स स्पेसिफाइड इन कस्टम एक्ट, वैसे उसने बताई हुई है, वैसे ब्रैकेट में ले लें शायद। व्हीकल्स पार्ट्स ऑफ सच व्हीकल्स, जाहिर बात है अगर आप व्हीकल लेते हैं तो कल कल आपको उसका टायर, उसका इंजन भी तो खरीदना पड़ता है ना, वक्तन फक्तन और चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। ये व्हीकल्स मेरे ख्याल से वो वाली हैं जो डॉलेंस वालों ने अपने एम्प्लॉयज़ को दी हुई है। सैलरी के चैप्टर में नहीं पढ़ते थे, डॉलेंस ने सेल्स मैनेजर को लेके दी हुई है, प्रोडक्शन मैनेजर को लेके दी हुई है, जो कहते थे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी लेके दी हुई है। तो ये वो वाली गाड़ियाँ बेसिकली। तो जब ये गाड़ियाँ आप एम्प्लॉयज़ को लेके देते हैं तो वक्त गुजरने पर इनके क्या लेके देने पड़ते हैं साथ, पार्ट्स। ज़ाहिर बात है गाड़ी आपने एम्प्लॉय को लेके दी, कल कल उसका इंजन खराब हो गया, आप इंजन भी उसको चेंज करवा के देंगे। तो व्हीकल्स भी डिसअलाउ हैं और बोले व्हीकल्स के पार्ट्स भी डिसअलाउ हैं। और इलेक्ट्रिकल और गैस अप्लाइंसेस जितनी पड़ी हुई हैं आपको दिखाई हैं मैंने, ओवन, गीज़र वगैरह सब कुछ, चूल्हा, गैस अप्लाइंसेस एंड फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, जो भी कुछ दफ्तर में पड़ा हुआ है सब की परचेज डिसअलाउ है। ऊपर से आप रजिस्टर्ड पर्सन शैल नेवर बी एंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट, ये इनपुट आप कभी भी माइनस नहीं कर सकते। अच्छा जी, एक चीज ऐसी है जो इलेक्ट्रिकल है लेकिन उसकी परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत है, जेट इज इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। इसकी परचेज आपको रिकॉर्ड करने की इजाजत है, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। ये अगले सफे पे आ गया अब आपकी किताब पे। अच्छा लास्ट लाइन है, बट, लेकिन, बट एक्सक्लूडिंग, लेकिन चंद चीजें ऐसी हैं जिनको आपको खुली छूट है परचेज में रिकॉर्ड करने की, बट एक्सक्लूडिंग गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल और, लेकिन अगर यही ओवन वगैरह हमने सेल या रीसेल के लिए यानी कि बेचने के लिए लिया है तो फिर तो आपको ये परचेज रिकॉर्ड करने की बोले इजाजत। नेक्स्ट, सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इज रोक अंडर द सूबे का टैक्स लॉ। बार्ड का क्या मतलब है, रोक देना। अगर आपने कोई सर्विसेज परचेज की, आपने क्या परचेज की, तो सर्विसेज की परचेज आपको बोले रिकॉर्ड करने की इजाजत कब कब कब, अगर बोले ना सूबे के सेल्स टैक्स लॉ में लिख दिया गया है कि वो परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत, तो फिर वो परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। लेकिन वैसे जनरल रूल सर्विसेज की परचेज पे आप 18 लगा दीजिएगा, अनलेस के सूबे के लॉ में लिखा हो कि इस पे 18
नहीं लगा सकते। चलिए पॉइंट के, ये वाला पॉइंट आके बच्चे क्लास के बाद अक्सर पूछते हैं पॉइंट के, हालांकि बात आसान सी है। असल में जो सेल ऑफ फ्रूट्स है वो पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट है। यानी आम की रेडी पे कभी ऐसे नहीं हो कि उसने बिल बनाया और 200 रुपए के आम फिर 236 रुपए के बेचे हों, क्योंकि पाकिस्तान में सेल ऑफ फ्रूट्स इज एग्जेम्प्ट, जिस तरह होली कुरान एग्जेम्प्ट है। फ्रेश, हाँ, उसको डब्बे में डाल के जूस बना के वो तो फिर हमने पढ़ा था 3rd शेड्यूल में, जूस आइटम्स भी लिखे हुए थे। लेकिन अगर वैसे आप फ्रेश फ्रूट्स बेचें तो वो क्या है, बोलें, एग्जेम्प्ट है। फ्रेश फ्रूट बेचने के लिए आपने ज़मीन खरीदी, ज़मीन पे तो वैसे ही सेल्स टैक्स नहीं है। आपको याद होगा हमने सेल्स टैक्स की डेफिनेशन जब शुरू की थी, एक डेफिनेशन पढ़ी थी गुड्स में हमने कहा था कि इमूवेबल चीज़ें तो वैसे ही सेल्स टैक्स इन पे लगता ही नहीं। अच्छा, लेकिन मेरे भाई आपने कोई मशीन भी तो खरीदी होगी। मशीन किस लिए खरीदी होगी? आपने फसल उस पे चलाने के लिए, ज़मीन पे चलाने के लिए कोई मशीन खरीदी होगी। अगर आप कोई एग्रीकल्चर मशीन खरीद लें तो उसकी परचेज पर हुकूमत ने टैक्स 18% की बजाय कितना किया हुआ है? 7%। यानी 1 करोड़ वाली मशीन पे आप कितना टैक्स देंगे? 7 लाख। लेकिन याद रखिएगा ये परचेज स्टिल डेड है, बिकॉज आपकी सेल मशीन की वजह से क्या हो रही है? फलों की, और वो सेल क्या है? एग्जेम्प्ट सेल। और इस मशीन की परचेज क्यों डेड है? जाहिर बात है, मशीन की परचेज तो मैंने आपको कहा था माइनस करने की इजाजत है, लेकिन ये मशीन इस्तेमाल किस में हो रही है? एग्जेम्प्ट सेल में। तो बता दें, अगर कोई मैं मशीन खरीद के एग्रीकल्चर का काम शुरू कर दूं तो हुकूमत ने एक छूट दी भी है। वैसे मशीन वाले बोलते थे यार हुकूमत, मशीन हमने खरीदी है, तुम लोगों ने हमारी परचेज डेड कर देनी है क्योंकि हमारी फलों की सेल क्या है? एग्जेम्प्ट। तो ये लोग बड़ा हुकूमत के पास गए, हुकूमत हमारी परचेज डेड होगी भी, हुकूमत ने इनको रिलैक्स कर दिया। हुकूमत ने कहा मशीन 1 करोड़ 18 लाख की बजाय ना 1 करोड़ 7 लाख की मंगवा लिया करो, तुम्हें यहाँ से छूट दे देते हैं, बाकी याद रखना तुम्हारी परचेज फिर भी डेड ही रहनी है, ये नहीं कि तुम्हारी परचेज। हाँ, इसका हल है आपके पास, फल महंगा करके बेच दें, अच्छा करके खूब, वो आपकी मर्जी है, उस पर कोई नहीं रोकेगा। लेकिन ये याद रखिएगा, जो बंदा एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा हो और उसके लिए क्या खरीदें, इसकी मशीन की परचेज हमने क्या करनी है? डेड करनी है। 7% पे टैक्स तो देना ही है, वो अलग बात है, इसकी परचेज क्या करनी है? अभी वो वैसी बात करते करते बता गया कि आजकल इस पे रेट 7% है, ये तो हमारा भी ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। ये लाइन तो छोड़ें, असल में ऊपर से मिला के पढ़े, लाइन कहना क्या चाह रही है? फॉलोइंग इनपुट्स विल नॉट बी अलाउड। तो कौन सा इनपुट पढ़े? इंपोर्ट और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर मशीन की परचेज डेट है। वो तो वैसे ही उसने बता दिया इस पे रेट 7% है, ये मेरे लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। लिख आइएगा पेपर में, कोई एक आधा नंबर शायद इसका भी हो, लेकिन असल तो ये बात है कि मशीनरी की परचेज डेट है। वैसे ही जाते जाते बता गया बीच में क्या, केस की परचेज पे हमने टैक्स कितना रखा हुआ है? 7%। ये पॉइंट एल तो अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। द टायर which at the time of filing of return by Honda have not been shown, अभी मैं लिखवाता हूं सारा, have not been shown by General Tyre in his return, or he has not paid the tax as indicated in his return। ये वाला जो पढ़ा है अभी, ये वाला तो लिखें जी इसके साथ, such tires which at the time of filing of return by Honda Honda जब रिटर्न जमा करवा रहा था, have not been shown by, बोले by General Tyre in his return, or he has not paid the tax due as indicated in his return। या उसने टायर अपनी सेल में शो तो कर दिए, लेकिन जब हुकूमत को बोले टैक्स देने की बारी आई तो उसने बोले हुकूमत को टैक्स नहीं दिया।
चलें जी, अब ज़रा वो पास पेपर्स निकालें चैप्टर 23 के। जी भाई, किसी सवाल में कोई मसला हुआ हो आप लोगों को? जी भाई, हाथ खड़ा करें, फिजिकल में, हाइब्रिड में माइक लें, क्योंकि कोई सवाल में किसी में मसला हुआ हो जो होमवर्क में दिए थे। नहीं? चलें फिर वो एडजस्टमेंट निकालें जो मैंने बताई थी, इसको ज़रा निकालें। पेज नंबर 655, क्वेश्चन नंबर 8। वो थ्योरी के सवाल मुझे पता है कि वो डिस्कस करने हैं, वो इंशाल्लाह कल एक ही गो में हम डिस्कस करेंगे जो होमवर्क में दिए थे। उसमें मसला आया होगा 2-3 एडजस्टमेंट्स में आया होगा चैप्टर 22 में मसला, उसको इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। वो वैसे कितने लोगों ने किए हैं वो थ्योरी के सवाल? कितने लोग आज कर आएंगे वो जो होमवर्क में थ्योरी के सवाल दिए हुए थे? जान दे 2.5 दिन में नहीं किए तो नहीं, आप करके आने नहीं मांगू तुझे। क्वेश्चन नंबर 8, इस तरह कह के ना थोड़ा सा मुस्कुरा भी दिया करेंगे क्योंकि आजकल बच्चों को बुरा लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में पॉइंट 4, अच्छा भाई, एक कॉन्सेप्ट है ये ना, जरा तसल्ली से आप लोगों ने समझना है और इसको पेपर में जिस तरह मैं कहूँ उस तरह फिर लिख के भी आना है। इसका नोट भी डाल के आया करना है अंग्रेजी में लिख के, चाहे एग्जामिनर कहे ना कहे कि गिव नोट्स ऑफ एक्सक्लूजन्स एंड एग्जेम्पशंस। ये वाला जो पॉइंट अभी बताने लगा हूं, असूल ये है कि आप अगर परचेज करें टायर की तो आप जनरल टायर को 180 दिनों में पैसे दे दें। देखिए, अभी तक बहुत सी एहतियातें हम कर रहे हैं, सुबह से लेके अभी तक अगर मैं पढ़ूं, अगर आपने जनरल टायर से टायर खरीदा तो उस पर आपका होंडा नाम लिखा होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए। फिर जिस वक्त आपने टायर खरीद लिया है तो जनरल टायर को चाहिए कि अपनी सेल में भी शो करे ये, और जनरल टायर को चाहिए कि उस पर टैक्स भी गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराए। और एक एहतियात हमने और भी पढ़ी, वो कल पढ़ी थी कि जनरल टायर को जब हम पेमेंट कर रहे हो तो होंडा को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पेमेंट 100। तो बहुत सी एहतियातें जरूरी हैं, फिर कहीं जाके परचेजेस पे 18% लगता है। ऐसे नहीं परचेज पे हुकूमत 18% लगाने देती। तो हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर आप कोई चीज खरीदें तो खरीदने के बाद आपको बींगा होंडा एटलस कार कितने अरसे में पेमेंट कर देनी चाहिए? 180 दिन में। अब मिसाल के तौर पे मैं ऐसी एक रफ सी मिसाल दे रहा हूं, मैंने परचेज की 6 जनवरी को, बिल फर्ज फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन 6 जनवरी से गिनते हैं, 6 फरवरी, 6 मार्च, 6 अप्रैल, 6 मई, 6 जून, 6 जुलाई, और 2-3 दिन इसमें होते हैं वो निकल जाते हैं, वो छोड़ें, एग्जैक्ट गिन लीजिएगा घर जाके। मिसाल के तौर पे मैंने 6 जनवरी को चीज खरीदी, 2 जुलाई को जाके 180 दिन पूरे हो गए। अब जुलाई का न्यूमेरिकल अगर पेपर में आ गया ना तो वर्किंग 1 में इस परचेज को नेगेटिव साइन से शो कर दीजिएगा। अगर पेपर में कौन सा न्यूमेरिकल आया? जुलाई का, क्योंकि 180वां दिन जब पूरा होना है उस महीने में सजा देनी है। लेकिन अगर पेपर में जनवरी की परचेज थी और सवाल में लिखा हुआ है कि उसके 180 दिन आपने गिने, तो किसी तरह मई में ही उसके 180 दिन पूरे हो गए, फर्ज करें मई में ही उसके 180 दिन पूरे हो गए, सॉरी जून में 180 दिन पूरे हो गए। अब जुलाई के न्यूमेरिकल अगर पेपर में आया हुआ है तो उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कहेंगे कि 180 दिन कब पूरे हो गए थे? पिछले महीने, तो उसी में सजा मिल गई। इतने छोड़ें, ये जरा पढ़ें जो एग्जांपल बन रही है ताकि आपको क्लियर हो। मुझे बताएं कि सवाल साइलेंट है तो हम क्या एज्यूम क्या करेंगे, हमने परचेज जुलाई में की है या जुलाई के पहले दिन की है? जुलाई के पहले दिन की है। ये जो लफ्ज है ना आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेएबल, अनपेड, क्रेडिटर, और कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं थी जिससे मुझे पता चलता है कि आपने ये कॉन्सेप्ट टेस्ट किया। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है इट इज स्टिल
पेएबल, अभी तक ये पैसे पे नहीं हुए। एक मैंने 8,20,000 की परचेज की थी एक रजिस्टर्ड बंदे से, जो कि आउटस्टैंडिंग है सिंस जुलाई, सिंस यकम जुलाई। रिलेटेड परचेज वाज अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डेड इन द जुलाई। रिलेटेड परचेज जुलाई में रिकॉर्ड कर ली है। जुलाई में कहां रिकॉर्ड की होगी? वर्किंग वन में। परचेजेस कहां रिकॉर्ड होती हैं? वर्किंग वन में। अच्छा, ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि भूली हुई परचेज अगले 6 महीने में रिकॉर्ड कर लो। परचेज भूली नहीं, परचेज पे नहीं हुई। ये परचेज मैंने रिकॉर्ड कर लिया, भूला नहीं, अल्लाह का शुक्र है, वॉज अकाउंटेड फॉर इन द रेलेवेंट मंथ। अब बताएं, जुलाई में मैंने परचेज की, जुलाई में रिकॉर्ड कर दी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं की हुई, अभी तक पेमेंट नहीं की हुई। और मैं कहां खड़ा हूं? मैं कौन से महीने में खड़ा हूं? फरवरी में। अब जरा दिन गिनना शुरू करें। नहीं, यकम ना गिना करें, यकम ना गिना करें, 2 जुलाई से गिनना शुरू करें। तो जुलाई में कितने दिन बन गए? 30। अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, यार पूरे तो नहीं हो गए 180? नहीं, लो रहा है तो बता दीजिएगा। दिसंबर में, दिसंबर में ही पूरे हो गए हैं। अच्छा, दिसंबर में पूरे हो गए हैं। टोटल करें 180 दिन। तो आप मुझे बताएं, आप क्या पेपर में लिख के आएंगे? ये परचेज तो इसके 180 दिन कब पूरे हो गए? तो दिसंबर में सजा मिल गई होगी। हम कौन सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं? फरवरी का। पहले तो उर्दू में लिखें। 28 दिसंबर को ही, 28 दिसंबर को ही सजा मिल गई होगी दिसंबर के न्यूमेरिकल में। 28 दिसंबर को ही सजा मिल गई होगी दिसंबर के न्यूमेरिकल में। डन? इसलिए फेब के न्यूमेरिकल में इग्नोर करेंगे पेपर में, इसलिए फरवरी के न्यूमेरिकल में इग्नोर करेंगे पेपर में। ओके, अच्छा, लेकिन पेपर में इंग्लिश में ना दिसंबर ना लिख के आइएगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने ना 31 जुलाई एज्यूम किया होगा परचेज का दिन, तो उनके फिर 180 दिन जनवरी में पूरे हो गए होंगे। तो किसी ने 31 जुलाई एज्यूम किया होगा, किसी ने 1 जुलाई एज्यूम किया होगा, इसलिए कोई 28 दिसंबर इसमें एग्जैक्ट लिख के आने की जरूरत नहीं, क्योंकि एजम्पशन नहीं थी ना हमने डेट में, तो इसलिए दिसंबर का महीना या कुछ लिख के आने की जरूरत नहीं। पेपर में अंग्रेजी में क्या नोट लिख के आना है वो लिखें, पेपर में अंग्रेजी में लिखाइएगा। 180 days have already expired in previous month, previous कोई भी दिसंबर हो जनवरी हो खैर है, 180 days have already expired in previous month. So we assume, हाँ ये पेपर में assume कराइएगा, so we assume 180 days have already been expired in previous month. "180 days have already expired in previous month. So we assume that input is already reversed. So we assume that input is already reversed." तो हम एज्यूम करते हैं कि इनपुट ऑलरेडी रिवर्स हो गया।
ओके, अब निकालें चैप्टर नंबर 23 व 22। अच्छा भाई, ये कॉन्सेप्ट आज आपको देना है। पहले तो क्वेश्चन नंबर 46 में आके रिक्वायरमेंट पढ़ें। इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 पेज 628, इन द लाइट ऑफ इसमें जो बाकी थ्योरी के सवाल जो होमवर्क में दिए थे कल डिस्कस करेंगे, जरा सारे एक दफा दोबारा देख के आइएगा। In light of provisions of Sales Tax Act 1990 and rules made thereunder, briefly explain as to the chargeability/adjustment of sales tax in each of the following situations. ये क्या मतलब है chargeability/adjustment? असल में चार्जेबिलिटी का मतलब है यानी चार्ज होगा या एग्जेम्प्ट होगा, ये बात हो रही है सेल वाली साइड की। और एडजस्टमेंट का मतलब लिखें इनपुट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का मतलब लिखें इनपुट एडजस्टमेंट, और चार्जेबिलिटी का मतलब लिखें सेल, यानी सेल चार्जेबल है या एग्जेम्प्ट है, सेल चार्जेबल है या एग्जेम्प्ट है। हाँ जी, अच्छा ये जो सवाल है ना, अब इसमें मुझे नहीं पता, चलते चलते कोई एडजस्टमेंट सेल की आ जाएगी और चलते चलते कोई एडजस्टमेंट पर चेज की आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन 47 बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग अदर इंडिपेंडेंट सिनेरियोस इन द लाइट ऑफ प्रोविजन सेल्स टैक्स एक्ट एंड रूल्स स्टेट द वीओएस, स्टेट द, तो इसमें नॉर्मली सेल वाली एडजस्टमेंट ही आती है कि वीओएस में, वो सेल वाली एडजस्टमेंट्स में एक वीओएस में इंपोर्ट वाली एडजस्टमेंट भी थी वैसे, लेकिन आमतौर पे सेल वाली एडजस्टमेंट्स होती हैं सारी वीओएस में। तो खाली वीओएस लिखा हुआ है, तो इस सवाल में कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं? सेल वाली। लेकिन ऊपर आए, उसने लफ्ज क्या लिखा हुआ है, वीओएस लिखा हुआ है या चार्जेबिलिटी स्लैश एडजस्टमेंट? तो फिर दोनों आएंगे। अच्छा शुरू करें जी। पॉइंट नंबर 1, फ्री प्रोविजन ऑफ गुड्स टू कंपनी सीईओ एज पर टर्म्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। सीईओ को हमने मुफ्त में चीजें दे दी। मेरे भाई हमने सप्लाई की डेफिनेशन में पढ़ा था गिफ्ट, तो चीजों का गिफ्ट कर देना भी सप्लाई है। बहरहाल गिफ्ट का लफ्ज लिख के आने की जरूरत नहीं आपको, पेपर में लिखें जी जवाब। The free provisions of goods is chargeable to tax as per the definition of supply. The free provision of goods is chargeable to tax. Chargeable या exempt? Chargeable. As per the definition of supply. सप्लाई या टाइम ऑफ सप्लाई? सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई तो अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, आगे चलें जी। अच्छा ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल नया है, फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स इन केस ऑफ टैक्सेबल गुड्स सोल्ड अंडर वारंटी। फ्री रिप्लेसमेंट्स भी हमारे लॉ में टैक्सेबल नहीं है। ये
भी का लफ्ज तो मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि पिछली तो टैक्सेबल थी, माजरत। फ्री रिप्लेसमेंट्स हमारे लॉ में टैक्सेबल नहीं है। इसकी रीजन ये है कि फ्री रिप्लेसमेंट में ये होता है कि आप अपनी खराब चीज खरीदी, खराब हो गया, आपने दुकानदार को दी, उसने आपको फ्री रिप्लेस करके, उसने कहा सॉरी यार ये तो गलत खराब बनी है हमारे से, ये बर्तन थे टूटे हुए, आपने जाके वापस ने कहा सॉरी यार ये तो आते हुए टूट गए होंगे रास्ते में, फिर ये तो हमारा कसूर है, ये ले आपको नए बर्तन दे। तो इसको कहते हैं फ्री। तो फ्री रिप्लेसमेंट में असल में एक पुरानी चीज जा रही होती है और नई चीज दुकानदार दे रहा होता है, तो सॉर्ट ऑफ ये होता है कि सेल नेट हो जाती है, पुरानी चीज दुकानदार के पास चलेगी, नई चीज दुकानदार ने बेच दी। तो ऐसी सूरत में दुकानदार को लॉ मेकर कहता है इस पे सेल्स टैक्स लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब ओरिजिनली आपने चीजें बेची थी तो आपने सेल्स टैक्स लगा दिया, वो वापस आ गई दूसरी चलेंगी तो बस छोड़ो पर इसको। तो ये बड़ी सी बात है। आप देखें थ्योरी का सवाल है ना तो लिखते रहे बस। पॉइंट नंबर 2। अच्छा, इसमें ना कोई लॉ की प्रोविजन नहीं है, बस इसमें लोगों की ये राय है, तो इसलिए कोई ये नहीं कि मैंने आपको किसी सेक्शन में ये बात पढ़ाई है, ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ये थ्योरी के सवालों में ही है और न्यूमेरिकल्स में भी आएगी इंशाल्लाह। लेकिन फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स is not taxable. Free replacement of goods is not taxable under the Sales Tax Act. बस इतना से लिख के आना है क्योंकि इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, तो फ्री रिप्लेसमेंट पे टैक्स नहीं लगता। हाँ, ऐसा जरूर होता है न्यूमेरिकल्स में कि वो फ्री रिप्लेसमेंट्स को भी सेल्स में डाल दे, अगर डाल दे तो वो तो बात अपनी जगह है, बस आपको रूल पता होना चाहिए कि फ्री रिप्लेसमेंट इज टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल, बस ये रूल पता होना चाहिए। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ machine fuel by one of the directors using his own credit card. The machine is used to manufacture. और आगे मशीन से फिर टैक्सेबल चीजें बन रही हैं। भाई बताएं मसला क्या है, ये परचेज वाली साइड है या सेल वाली साइड है? परचेज, क्योंकि पेमेंट का लफ्ज है या रिसीट का, तो पेमेंट के लफ्ज से पता चला ये परचेज वाली साइड है। तो अब परचेज वाली साइड में मुझे बताएं कि मैंने फ्यूल खरीदा है, हो सकता है मशीन में ही डाला हो, कोई नहीं, ये परचेज नॉर्मल परचेज है हमारी, लेकिन मैंने डायरेक्टर के क्रेडिट कार्ड से खरीद लिया है, तो मुझे जो परचेज की होंगी चीजें, उसकी जो इनवॉइस बनी होगी उस पे क्या बिजनेस का नाम लिखा होगा या डायरेक्टर का नाम? भाई ये मसला है। पेमेंट किससे होनी चाहिए, डायरेक्टर के क्रेडिट कार्ड से या बिजनेस के बैंक अकाउंट से? अच्छा, ये बात, ये प्रोविजन हमने जो है ना अभी तक शायद पढ़ी नहीं है, तो ये प्रोविजन इंशाल्लाह हम जो है वो एक आध दिन के अंदर पढ़ भी लेंगे इंशाल्लाह। वो प्रोविजन वैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कोई मसला नहीं, कोई ऐसा मुश्किल चीज़ तो है नहीं। ये हमने इनकम टैक्स में भी पढ़ी हुई है ना कि परचेजेस बिजनेस के उससे होनी चाहिए, बैंक अकाउंट से। तो ये इंशाल्लाह कल ही हम शायद सेक्शन 73 पढ़ेंगे, उसमें हम जो है वो पढ़ेंगे पेमेंट्स शैल बी मेड बाय क्रॉस चेक और अदर बैंकिंग चैनल, यानी अपना ही बैंक अकाउंट होना चाहिए ना। ये यहां तो कहीं नहीं लिखा होगा कि किसी के बैंक अकाउंट से कर दें, तो लिखें पेमेंट्स फॉर परचेजेस शुड बी मेड, पेमेंट्स फॉर परचेजेस शुड बी मेड थ्रू बिजनेस बैंक अकाउंट, थ्रू business bank account and not through director's bank account. ओन का लफ्ज लिखा हुआ है, ओन, इसका मतलब उसका जाती बैंक अकाउंट है, एंड नॉट थ्रू डायरेक्टर्स बैंक अकाउंट। अच्छा, अब देखें कंक्लूड क्या करना है, इधर देखें, therefore this input, इधर देखें, therefore this input adjustment is नॉट अलाउड, इसलिए ये इनपुट की एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होगी। फ्यूल बेचने वाले के लिए ये सेल है, लेकिन मैं भी कौन हूं, पेमेंट, फ्यूल खरीदने वाले के लिए परचेज है। देयरफॉर दिस इनपुट एडजस्टमेंट इज नॉट अलाउड। ये वाले इनपुट एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। अच्छा जी, आगे बढ़ें। जो जा रहे हैं, मैंने क्लास अभी 4-5 मिनट एक्स्ट्रा भी लेनी है, किसी को कहिएगा और वॉइस रिकॉर्डिंग शेयर कर दें। पॉइंट 4,
किसी ने जाना तो चले जाए, फिर ये वॉइस रिकॉर्डिंग किसी से ले लीजिएगा। पॉइंट 4, टैक्सेबल गुड्स, कहीं क्लास है इधर उधर तो हम 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगाएंगे आज। टैक्सेबल गुड्स सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस टू अ कस्टमर एट अ प्राइस इंक्लूडिंग मार्कअप। बताएं इस लाइन का मतलब, एट अ प्राइस इंक्लूडिंग मार्कअप। मैंने इंस्टॉलमेंट बेस पे चीजें बेची हैं जिसमें मैंने मार्कअप डाला है। तो ये तो वैसे रट्टे वाला सवाल पूछ लिया। आप लोगों ने शायद ये बात पढ़ी होगी पेज नंबर 568 पे। क्या करना है भाई फिर, इफ टैक्सेबल सेल इज मेड टू जनरल पब्लिक ऑन इंक्लूडिंग सरचार्ज, तो लिखें। मैं भी इन दिस केस लिखवा रहा हूं, लेकिन आप लोग पूरा लिखाइएगा, यानी कि आप लोग पेपर में लिखे आइएगा। क्या कहते हैं, इफ टैक्सेबल गुड्स आर सोल्ड टू अ कस्टमर एट अ प्राइस इंक्लूडिंग मार्कअप लिखाइएगा। लेकिन मैं लिखवा रहा हूं इन दिस केस द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी, बोले 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 ओ बोले ना, विल बी ओपन मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। नहीं, जब आपने बोल दिया ना ओपन मार्केट प्राइस, तो उसमें ये बात इंप्लाइड होगी कि एक्सक्लूडिंग मार्कअप। एक्सक्लूडिंग मार्कअप यहां नहीं लिखा हुआ। जब ओपन मार्केट प्राइस है तो उसमें मार्कअप तो फिर है ही नहीं। द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द बोले ओपन मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। ओके, नेक्स्ट। इसका क्या करें यार, पॉइंट 5 का बताए ना। नहीं तो टाइम ऑफ सप्लाई की बुनियाद पे कंक्लूड करें ना, जो कंक्लूड करना है। आप बताएं ये चार्जेबल है या नहीं है। नहीं, अभी तो सिर्फ पैसे आए हैं ना, क्या करें, अभी तो चीजें नहीं बिकी हैं। तो लिख के आए एज पर डेफिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, supply is recorded at earlier of, as per the definition of time of supply, supply is recorded at earlier of, बोले, when the payment is received, और ये हाइब्रिड में फर्स्ट रो में लिख क्यों नहीं रहे, ये बॉल पॉइंट का क्या फायदा है फिर खरीदने का। earlier of the time when the payment is received or goods are delivered. So this advance payment बोले इस चार्जेबल का लफ्ज़ लिखें। देखें ऊपर रिक्वायरमेंट सवाल की क्या है, बताना है चार्जेबल है या क्या एडजस्टमेंट अलाउ होगी। तो इस चार्जेबल टू टैक्स, ये चार्जेबल टू टैक्स है। ओके, नेक्स्ट जी। ये ना कल एक दफ़ा क्लास पूरी होती है फिर मैं बताता हूँ, ये मैं बताऊँगा। पॉइंट 6 आपको बता दूंगा। असल में ये 3 बातें हैं, ये अलग अलग है, ये मैं भी छेड़ना नहीं चाह रहा। एक ये है मैं कॉटेज इंडस्ट्री से चीज़ें खरीदने जाऊँ, एक है कॉटेज इंडस्ट्री मेरे पास चीज़ें खरीदने आए। तो इन दोनों के अलग अलग डिस्कशन है, ये कर लेंगे, छोड़ें अभी। मटेरियल परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, मैंने कोई अपने ऑफिस की ना एक बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए मैंने मटेरियल खरीद लिया, ईंट बजरी सीमेंट। देखा अनारकली का फायदा हो गया ना, चल गई, इसीलिए हम यूज करते हैं अनारकली। लोग कहते हैं आप लोग ऐसी मिसालें क्यों देते हैं, तो ये इसलिए याद रह जाती हैं बातें, वरना हमें क्या अनारकली से, तो वो चली गई। तो नहीं बताए ना क्या लिख के आएंगे, ये जो परचेज ऑफ, तो इसमें ये लाइन अगर लिखेंगे तो बहुत ही कमाल हो जाएगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाली लाइन है, अ रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट इनपुट टैक्स। डिडक्ट की जगह एडजस्ट भी लिखाइएगा ताकि वो सवाल का भरम भी रह जाए। अ रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट इनपुट टैक्स on goods used in immovable property, therefore construction material adjustment is not allowed। लिख लेंगे ना, अब समझ आ गई बात। आगे जी, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर परचेज फॉर रिटेल आउटलेट।
भाई ये जाके देखें, आज एक्सेप्शंस में डाला हुआ है, यानी जहां बताया जा रहा था कि इनपुट अलाउ नहीं, मैं करवा दूंगा बुक्स बंद, मैं बताऊंगा तरीका इंशाल्लाह, नाइफ थले सा। तो एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर की परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत है। सैटरडे को आपको छुट्टी हुई थी ना, तो वो 5-5 मिनट पूरे करके अभी इंशाल्लाह रोजाना 10 मिनट एक्स्ट्रा क्लास होनी है। तो एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर की बोले परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत है, इसलिए ये एडजस्टमेंट अलाउ हो जाएगी। हाँ जी, 1 घंटे की क्लास रखी थी भाई, वो तो रात गई बात गई, नाइट वेंट टॉक वेंट।